हेलो एवरीवन, आयुर्द्रुमा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी पे जो लेक्चर है उसमें हम टॉपिक्स देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्च प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद हम रेफरेंस के टाइप्स के बारे में भी देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, रिसर्च प्रोसेस एंड रेफरेंसिंग टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो उसके पहले हम आते हैं रेंडमाइजेशन और नॉन रेंडमाइजेशन। तो कोई भी क्लिनिकल ट्रायल जब करते हैं तो उसमें रेंडमाइजेशन और नॉन रेंडमाइजेशन इस तरह पेशेंट को सिलेक्ट करने के लिए रखा जाता है। तो रेंडमाइजेशन में क्या होता है, तो रेंडमाइजेशन सीक्वेंशियल सीरियल नंबर आर जनरेटेड, और उसके लिए कौन कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, तो उसके लिए फ्लिपिंग कॉइन, 2 ग्रुप्स को कॉइन के हिसाब से दिया जाता है, यानी डाइस, यानी जो डाइस आती है खेलने की उसके हेल्प से, या फिर बॉल्स विथ डिफरेंट कलर और बलून्स फ्रॉम और डार्क बैग, रेंडम टेबल नंबर और कंप्यूटर जनरेटेड नंबर। तो ये अभी के जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उसमें कंप्यूटर जनरेट रेंडमाइजेशन चार्ट प्रिपेयर किया जाता है। तो ये सभी रेंडमाइजेशन, यानी जो भी आपके पास पेशेंट आते हैं उनको रेंडमली सिलेक्ट किया जाता है 2 ग्रुप में या 3 ग्रुप में, और बाद में उनको उस तरह ट्रायल ड्रग और कंट्रोल ड्रग दी जाती है। तो ये हुआ रेंडमाइजेशन। उसके बाद नॉन रेंडमाइजेशन में क्या होता है, तो नॉन रेंडमाइजेशन को स्यूडो रेंडमाइजेशन या क्वासी रेंडमाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये उसके नाम है। सिलेक्शन बाय यूज ऑफ ऑड इवन नंबर अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ओपीडी डेज। इस तरह यानी जिसमें अपने हिसाब से किया जाता है, यानी जो क्लिनिशियन हो उसको इजी हो और अपने मन से उसमें करता है, उसको बोलते हैं नॉन रेंडमाइजेशन। यानी किसी पेशेंट को लेना या इस ग्रुप में लेना या दूसरे ग्रुप में लेना, वो अगर कोई फिजिशियन या क्लिनिशियन डिसाइड करे या कोई भी रिसर्चर डिसाइड करे तो उसको बोलते हैं नॉन रेंडमाइजेशन, यानी उसमें रेंडमाइजेशन नहीं किया गया, उसमें उसकी इजी जो उसको इजी होता है उस तरह वो लेता है। तो ये हुआ रेंडमाइजेशन और नॉन रेंडमाइजेशन। उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो यहाँ पे 4 टाइप्स दिए हैं क्लिनिकल ट्रायल के, लेकिन एक्चुअली में उसके 5 टाइप है। फेज 0 भी आता है, और आप सबको पता ही होगा कि क्लिनिकल ट्रायल के पहले आता है एनिमल स्टडी। तो एनिमल स्टडी होने के बाद अगर वो एनिमल में कोई भी ड्रग हो वो सेफ और इफेक्टिव देखे, उसके बाद ही क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन पे किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले फेज 0 आएगा। टोटल 5 टाइप है क्लिनिकल ट्रायल के, और लेकिन यहाँ पे आपको 4 दिए। फेज 0 में क्या आएगा, उसको ह्यूमन माइक्रोडोजिंग ऐसा नाम दिया है, तो वो आप लिख लो आपके नोट्स में। फेज 0 को ट्रायल आर ऑल्सो नॉन एज ह्यूमन माइक्रोडोजिंग स्टडी। और उसमें क्या किया जाता है, तो जो ड्रग एनिमल स्टडी पे इफेक्टिव एंड सेफ लगी है उसको ह्यूमन में उसी डोज में चेक किया जाता है, बहुत ही कम नंबर में पेशेंट लेके, या सेम इफेक्ट मिल रही है या नहीं मिल रही जो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में मिली थी, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन माइक्रोडोजिंग। उसमें पेशेंट नंबर होती है 10 to 15। और इसमें क्या देखा जाता है, तो इसमें प्रीलिमिनरी डाटा ऑन द एजेंट्स फार्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में देखा जाता है कि जो बॉडी है वो ड्रग को कैसे रिएक्ट करती है। तो ये फेज 0 में आएगा ह्यूमन माइक्रोडोजिंग में। उसके बाद के जो 4 फेज है वो आपके नोट्स में दिए हुए हैं, तो हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा फेज 1 फर्स्ट डोज इन ह्यूमन स्टडी ऑफ फार्मेकोकाइनेटिक्स। जो ह्यूमन माइक्रोडोजिंग में हम देख रहे थे वही इसमें देखना है, लेकिन इसमें जो वॉलंटरी है उसका जो नंबर है वो ज़्यादा होगा, 20 to 100 हेल्थी वॉलंटरी। इसमें पेशेंट पे नहीं देखेंगे, हेल्थी वॉलंटरी पे हम देखेंगे। और उसमें क्या देखना है हमें, तो सेफ्टी एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो फेज 1 में आपको 2 चीज़ याद रखना है, एक तो उसमें वॉलंटरी कितने होते हैं, हेल्थी वॉलंटरी लेना है 20 to 100, और उसमें देखना क्या है, आउटकम, सेफ्टी एंड टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद आते हैं फेज 2 पे। फेज 2 में सेफ्टी एंड इनिशियल एफिकेसी विद कंडीशन ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स के क्या क्या जब फेज 1 में से कोई भी ड्रग पास हो जाए तो उसको फेज 2 में क्या देखना है, तो सेफ्टी एंड इनिशियल एफिकेसी देखनी है। और उसमें जो पेशेंट लेना है हमें, हेल्थी वॉलंटरी नहीं लेना,
100 to 300। ओके। और उसमें क्या देखना है, स्मॉल स्केल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि पेशेंट में उसका रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन करवा के देखना है। तो ये हुआ हमारा फेज़ 2। उसके बाद आते हैं हम फेज़ 3 पे। तो फेज़ 3 में आपको देखना है सेफ्टी एट ऑप्टिमल डोज। इसमें जो डोज था वो स्मॉल डोज में देखा जाता है। इसमें ऑप्टिमल डोज, क्लिनिकल एफिकेसी, फुल स्केल और कंपैरिजन किया जाता है कोई भी दूसरी ड्रग के साथ। इसमें जो पेशेंट के नंबर है वो 300 to 1000 तक पेशेंट लेना है और मल्टी सेंट्रिक रिसर्च करना है। फेज़ 3 में मल्टी सेंट्रिक रिसर्च होगा, यानी अलग अलग इंस्टीट्यूट या अलग अलग हॉस्पिटल में ये रिसर्च किया जाता है फेज़ 3 वाला। और कंफर्मेशन ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑन पेशेंट। इस स्टेज में जो मेडिसिन होती है उसका कंफर्मेशन ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी किया जाता है, यानी अगर इस स्टेज में से कोई भी मेडिसिन पास हो जाए तो वो मार्केटिंग के लिए मार्केट में आ सकती है। उसके बाद है फेज़ 4, इसको पोस्ट मार्केटिंग फेज़ भी बोला जाता है। तो ये याद रखना, फेज़ 4 को पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस या पोस्ट मार्केटिंग फेज़ बोला जाता है। और लेस कॉमन साइड इफेक्ट, इस फेज़ में क्या देखना होता है कि अगर वो दवाई मार्केट में आ गई तो उसके बाद उसके साइड इफेक्ट कितने हैं वो देखना है। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली एग्जांपल देखा कि जो एंटासिड है वो कैंसरस प्रूफ हुई 20 साल या 30 साल के बाद। तो ये फेज़ 4 का ही स्टडी है और उसके हिसाब से उसको बैन किया गया। तो इसमें जो पेशेंट है वो 1000 से 10,000 तक देखा जाता है और हेल्थ इकोनॉमिक स्टडी भी की जाती है। हेल्थ पे और इकोनॉमी पे भी क्या उसका इफेक्ट है वो भी देखा जाता है इस फेज़ में। तो ये क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ है, टोटल 5 फेज़ है, यहाँ पे 4 दिए है और फेज़ 0 मैंने आपको लिखवा दिया है। और आप आयुर्वेद समुच्चय की बुक में भी देख सकते हो, इसके फेज़ के बारे में डिटेल में वहाँ पे दिया है। अगर आपको टाइम परमिट करता है तो आप वो एक बार देख लेना। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के रिसर्च प्रोसेस। तो मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि AIPGT 2019 में एक MCQ बनाया था कि उसमें बना था कि ऑप्शन दिया था और बोला गया था कि रिसर्च प्रोसेस को सीक्वेंस में सेट करो और उसका आंसर बनाओ। तो ये जो 6 या 7 पॉइंट दिए हैं उसको सीक्वेंस में, उसकी सही सीक्वेंस को टिक करना था। तो इसमें आप देखना इसकी सीक्वेंस क्या है। तो हम देखते हैं 1 by 1। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, सबसे पहले हमें टॉपिक का सिलेक्शन करना है। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आयुर्वेद का और मॉडर्न में उसके बारे में क्या दिया है। अगर आप कोई भी डिसीज लेते हो जैसे कि अम्लपीत है हमारा, तो उसका हम आयुर्वेद में क्या क्या दिया है संहिता में वो देखेंगे। तो वो आयुर्वेदिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर हुआ। और उसी तरह मॉडर्न में उसका क्या कोरिलेशन है, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, तो वो हमें देखना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। ओके, ये हो गया दूसरा। और उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद हमें क्या करना है, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करना है, जो हमने आगे के लेक्चर में देख लिया है। हाइपोथेसिस के कितने टाइप है और हाइपोथेसिस क्या होता है। तो एक लॉजिकल सपोजिशन होता है, यानी कोई भी तर्क होता है उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं हम। और उसके 2 टाइप है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। उसके बाद हाइपोथेसिस डिसाइड होने के बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देखना है, हम डिटेल में देखेंगे आगे। उसके बाद मटेरियल एंड मेथड्स, मटेरियल एंड मेथड्स के बाद ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। और ये मटेरियल एंड मेथड के अंडर में ही क्लिनिकल स्टडी आ जाएगी। उसके बाद जो क्लिनिकल स्टडी की उसका ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट क्या आया वो देखना है। और उसके बाद मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च, हमने जो भी रिसर्च किया उसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो उसको डिस्कशन और कंक्लूजन में बना के कम्युनिकेट करेंगे। तो ये रिसर्च प्रोसेस है, इसके 7 स्टेप है, आप देख लो। फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मटेरियल एंड मेथड्स, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च। तो हम 1 by 1 डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है हमारा सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के लिए यहाँ पे एक क्राइटेरिया दिया है, फाइनर क्राइटेरिया। इसको याद रखना, फाइनर क्राइटेरिया। कई बुक में फाइनर क्राइटेरिया दिया है, यहाँ पे फाइनर्स क्राइटेरिया दिया है, एस जुड़ा है नया, तो वो भी आप ध्यान रखना। अब फाइनर क्राइटेरिया यानी ये जो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उस टॉपिक को हमें रिसर्च के लिए लेना चाहिए। ऐप से फिजिबिलिटी, यानी जो इजीली सोर्सेस उसको आप पेशेंट या दवाई
अवेलेबल हो वो लेना है। दूसरा आई से इंटरेस्ट, यानी जो रिसर्चर है उसको इंटरेस्ट होना चाहिए उस टॉपिक में। तीसरा है एन से नोवेल्टी, यानी वो जो आप रिसर्च कर रहे हो वो समथिंग न्यू ऐड करना चाहिए नॉलेज में, या सोसाइटी के लिए कुछ नया होना चाहिए। उसके बाद ई से इथिकली, आप जो भी रिसर्च रनिंग कर रहे हो वो इथिकली होना चाहिए, ना कि वो ह्यूमन या एनिमल को डैमेज पहुंचाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी नुकसान हो पेशेंट को, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका रिसर्च। आप मूवी में देखते हो कि कोई पागल साइंटिस्ट होता है, वो इंसान को कुछ ऐसी दवाई दे देता है और उसकी वजह से उसको नुकसान होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इथिकली होना चाहिए। उसके बाद है पांचवा रिलेवेंस, या रिलेबल होना चाहिए। जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो कुछ आउटकम वाला होना चाहिए और रिलेवेंस उसका होना चाहिए, महत्व होना चाहिए। तो आर से रिलेवेंस। और एस या नया जुड़ा है सोशली यूजफुल। आप जो भी रिसर्च कर रहे हो वो सिर्फ ऐसे रिसर्च के नाम पे रिसर्च नहीं होना चाहिए, सोशली यूजफुल भी होना चाहिए, ना कि आपका रिसर्च बुक में ही रह जाए या आर्टिकल में रह जाए। तो ये फाइनल क्राइटेरिया सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक के लिए, इसको अच्छे से रट लेना। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर मैंने आपको बता दिया कि आपको जो भी बुक या आर्टिकल या जो भी इंटरनेट पे डाटा अवेलेबल है आपके टॉपिक से रिलेटेड, उसको रिव्यू करना है, उसको पढ़ना है, और उसमें से जो भी यूजफुल है वो आपको आपके रिसर्च के लिए लेना है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में यहाँ पे सोर्सेस दिया है, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज एंड टर्सरी सोर्सेज। तो हम देखते हैं प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में क्या आएगा, डायरीज, थीसिस, डिसर्टेशन, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसेसिंग, ओरिजिनल आर्टिकल इन जर्नल, रिपोर्ट्स, पेटेंट, केस स्टडीज, ये सब आएगा। जो ओरिजिनल डाटा है वो सब प्राइमरी सोर्स में आएगा। और आयु और JAIM, आयु जर्नल है, वो IPGTN-R है, यानी कि अभी का ITR है, उस इंस्टीट्यूट की जर्नल है, आयुर्वेद की जर्नल है। और ये जो JAIM, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, तो ये जो JAIM है उसका फुल फॉर्म आप लिख लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। और जो आयु जर्नल है वो यहाँ पे ITR है, यानी गुजरात की जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, उसकी जर्नल है आयु जर्नल। तो ये हुआ हमारा प्राइमरी सोर्स। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज पे। तो रिव्यू आर्टिकल, सिस्टेमिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस जो होता है वो सेकेंडरी सोर्सेज कहा जाता है। उसके बाद ये टर्सरी सोर्सेज, यानी टेक्स्ट बुक, हैंडबुक, न्यूज़पेपर और एनसाइक्लोपीडिया, ये जो सब होता है उसको टर्सरी सोर्सेज कहा जाता है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्सेज के एग्जाम्पल है, वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद उसके सिवाय भी सोर्सेज दिए हैं, स्टडी ऑफ सर्च इंजिन। कुछ ऐसे सर्च इंजिन बनाए जो आप इंटरनेट से ले सकते हो, जैसे कि पबमेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्च इंजिन है, और उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो व्हाट इज पबमेड क्या है, तो आप ध्यान से सुनना। पबमेड इज द फ्री रिसोर्स दैट इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय NCBI। पबमेड को किसने बनाया है, तो NCBI, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, एट NLM US, यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में बनाया। मेडिसिन जो US में स्टेट है वहाँ पे बनाया गया है, NCBI द्वारा पबमेड बनाया गया है। ऑन द कैंपस ऑफ NIH, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसकी वेबसाइट यहाँ पे दी है, NCBI NLM NIH गवर्नमेंट /पबमेड। तो यहाँ पे वेबसाइट दी है, और ये जो पबमेड है किसने बनाया है और कहाँ पे बनाया है, और वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सब यहाँ पे दिया है पबमेड के बारे में। PubMed comprises more than 25 million citation and 5,633 जर्नल। तो इतना डाटा PubMed में है, ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको सिर्फ इतना याद रखना। PubMed फ्री सर्च इंजिन है, और उसको मेंटेन कौन कर रहा है, तो डेवलप और मेंटेन NCBI कर रहा है। कहाँ पे, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ऑन द कैंपस ऑफ NIH, इतना याद रखना।
उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सर्च स्ट्रेटेजी। तो पबमेड में कैसे आपको सर्च करना है, तो बिल्डिंग द सर्च बाय यूज फिल्टर्स, यूज बुलियन ऑपरेटर, यूज पबमेड सर्च टूल, यूजिंग सर्च फील्ड टैग्स, MESH द मेडिकल सब्जेक्ट और सब हेडिंग, इस सब की मदद से आप उसमें सर्च कर सकते हो। यानी आप फिल्टर का मैं एग्जांपल दूँ तो जब आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन की कोई वेबसाइट होती है तो आपको क्या चाहिए, कौन सी ब्रांड चाहिए, वो सब आप फिल्टर करते हो। उस तरह इसमें भी फिल्टर है कि आपको किस फील्ड से, किस टॉपिक से या किस ब्रांच से रिलेटेड सर्च करना है, वो पबमेड में आता है। यूज़ बुलियन ऑपरेटर, तो बुलियन ऑपरेटर के बारे में उन्होंने बताया कि वो क्या होता है। तो यूज़ बुलियन ऑपरेटर फॉर कट ऑफ अननेसेसरी रेफरेंस, यानी आपको स्पेसिफिक कुछ सर्च करना है तो आप बुलियन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल दिया है आयरन एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया और B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, नॉट सिकल सेल एनीमिया। आपको आयरन एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के जो आर्टिकल है और B12 डेफिशिएंसी एनीमिया के जो आर्टिकल है वही ढूंढने हैं, नहीं कि सिकल सेल एनीमिया के। तो आप ऐसा टाइप करोगे तो आपको आयरन एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और B12 डेफिशिएंसी एनीमिया के आर्टिकल ही मिलेगी, सिकल सेल के उसमें नहीं आएगी। तो ये है बुलियन सिस्टम, उसमें आप और एंड नॉट यूज़ कर सकते हो। और दो चीज़ों को कंबाइन के लिए यूज टू कंबाइन डिफरेंट टर्म्स फॉर द सेम कंसेप्ट और सिनोनिम, एंड टू कंबाइन डिफरेंट कंसेप्ट ऑल ऑफ द टर्म वी हैव चूजन, एंड नॉट एक्सक्लूड कंसेप्ट, किसी को एक्सक्लूड करना है। जैसे यहाँ पे एक्सक्लूड किसको किया है, तो सिकल सेल एनीमिया को, और आयरन एंड फोलिक एसिड को ज्वाइंट किया है और यूज़ किया है टू कंबाइन डिफरेंट, यानी जो आयरन और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है और B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है उसको कंबाइन करने के लिए। यहाँ पे सर्कल में दिया है, देखो एंड में दोनों को ज्वाइन किया है, नोट में इसको डिफरेंशिएट किया है ब्लैक कलर का करके, और में दोनों को कंबाइन किया है। तो ये यहाँ पे चार्ट के हिसाब से उन्होंने बताया है। तो ये बुलियन ऑपरेटर हुआ। उसके बाद स्टडी ऑफ अदर सर्च इंजिन, पबमेड के सिवा और भी सर्च इंजिन है, तो वो कौन कौन से, मेडलास डेटाबेस, कोचरिन लाइब्रेरी, NLM गेटवे, आयुष रिसर्च पोर्टल, धारा, मोस्ट IMP, ट्रिपल स्टार कर लो इसको, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आयुष रिसर्च पोर्टल का नाम है धारा, डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेदा रिसर्च आर्टिकल, इसका फुल फॉर्म याद रखना, इसको स्टार करके याद रखो ताकि एग्जाम में भूलो नहीं। धारा का फुल फॉर्म आना चाहिए, और धारा क्या है, तो वो सर्च इंजिन है धारा, आयुष रिसर्च पोर्टल है, डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेदा रिसर्च आर्टिकल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद TKDL, जिस पे हमारा एक सेपरेट लेक्चर है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, तो इसके फुल फॉर्म आप याद रखना। उसके बाद हमारा तीसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जो हमने पहले देख लिया है, तो हम यहाँ पे उसको नहीं देखेंगे। उसके बाद आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का भी एक यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, स्मार्ट। तो आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, यानी कि एस से स्पेसिफिक होने चाहिए, एम से मेजरेबल होने चाहिए, ए से अटेनेबल, यानी आप उसको अचीव कर सको, ऐसे होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, आर से रिलेबल या रिलेवेंट होने चाहिए, और टाइम से टाइम बॉन्ड में कंप्लीट हो जाए, ऐसे आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। उसके बाद जो एम होते हैं उसके भी टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। आपके प्राइमरी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी एम एंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। प्राइमरी जो होते हैं वो मस्ट बी अचीव्ड, आपको अचीव करने ही है। डाइकेट्स, डिजाइन एंड मेथड्स, आपके परफेक्ट होने चाहिए जो भी डिजाइन और मेथड हो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या एम्स के रिलेटेड। सेकेंडरी है वो ऑफ इंटरेस्ट होते, बट नॉट एसेंशियल होते, सेकेंडरी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद थीसिस या आपका जो डिसर्टेशन होता है उसका भी एक फॉर्मेट दिया है, इमराड। इमराड का फुल फॉर्म आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च में, कि जो भी आप थीसिस या आर्टिकल लिखते हो उसका एक फॉर्मेट दिया है, इमराड। आई से इंट्रोडक्शन पहले आना चाहिए कि व्हाई डिड यू स्टार्ट स्टडी। एम से मटेरियल एंड मेथड आना चाहिए, आप व्हाट डिड यू डू, यानी कि आप क्या क्या करने वाले हो स्टडी में, वो सब मटेरियल एंड मेथड में आ जाएगा। इवन क्लिनिकल ट्रायल, आप जो दवाई देने वाले हो पेशेंट में और उसका जो भी प्रोसेस है वो सब मटेरियल एंड मेथड में आ जाएगा। आर से रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन, आपने जो किया है उसका क्या रिजल्ट मिला और आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया है, व्हाट डिड यू फाइंड।
आपको क्या मिला, वो सब आर में आएगा। डी से डिस्कशन, व्हाट डज दिस मीन, यानी आपने जो भी स्टडी किया है उसका आउटकम क्या है, क्या इफेक्टिव है क्या नहीं है, वो सब आएगा डिस्कशन में। तो ये एक फॉर्मेट है थीसिस या डिसर्टेशन लिखने का। इमराड या कोई भी आर्टिकल होता है वो भी इसी फॉर्म में होता है। पहले इंट्रोडक्शन होता है, बाद में मटेरियल एंड मेथड्स होते हैं, उसके बाद रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन होता है, और बाद में डिस्कशन लास्ट में होता है। उसके बाद एम के बारे में यहाँ बताया है थोड़ा, व्हाट यू होप टू अचीव, आप क्या अचीव करने जाते हो, ब्रॉड टर्म में बताना है, यानी आपका एंड गोल क्या है वो आएगा एम में। और एम हमेशा एक ही होता है, नहीं दो तीन नहीं होते। और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आप हाउ टू अचीव एम, आप एम तक कैसे पहुंचोगे, यानी आपके गोल तक पहुंचने की जो सीढ़ियाँ होती है वो है आपके ऑब्जेक्टिव। तो एम हमेशा एक होता है, ऑब्जेक्टिव दो तीन होते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बताया है, एक्शन टेकन इन ऑर्डर टू अचीव द एम, आप जो जो एक्शन लोगे एम तक पहुंचने के लिए वो सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। स्पेसिफिक टर्म हो गए उसके, मेजरेबल आउटकम विद इन स्पेसिफिक टाइम होगा वो। ऑब्जेक्टिव शुड डिस्क्राइब एंड पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टडी, तो ये सब आएगा ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद आते हैं हम मटेरियल एंड मेथड, यानी आप जो भी मटेरियल और मेथड यूज़ करने वाले हो, जो स्टडी डिज़ाइन हमने आगे देखी वो सब इसमें आएगा मटेरियल एंड मेथड में। इन्वेस्टिगेशनल प्लान, आप कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाने वाले हो, वो स्टडी डिज़ाइन, आपने कौन सी स्टडी डिज़ाइन ली है, क्रॉस सेक्शनल ली है या फिर जो भी स्टडी ली है आपने, केस स्टडी ली है, केस रिपोर्ट स्टडी ली है, वो सब आएगा स्टडी डिज़ाइन में। हमने आगे जो भी देखी वो। स्टडी सेंटर, आप कहाँ पे स्टडी करने वाले हो, किस हॉस्पिटल में स्टडी करने वाले हो या कौन से इंस्टीट्यूट में, वो आएगा आपका स्टडी सेंटर। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, आप कितने मंथ दवाई देने वाले हो या कितने वीक्स दवाई देने वाले हो या कितने वीक उसका फॉलोअप लेने वाले हो, वो सब आएगा ड्यूरेशन ऑफ स्टडी में। इंक्लूजन क्राइटेरिया, कौन कौन से पेशेंट को आप आपकी स्टडी में लोगे, और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, किसको आप स्टडी में नहीं ले रहे। जैसे कि होता है ना, एज क्राइटेरिया होता है इंक्लूजन क्राइटेरिया में कि 2 से 30 साल तक के या 2 से 16 साल तक के बच्चों को मैं स्टडी में लूँगा, और 16 से ऊपर और 2 से कम वालों को नहीं लूँगा। तो ये 2 से कम और 16 के ऊपर वाले हैं वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ जाएंगे, और 2 से 16 तक के इंक्लूजन क्राइटेरिया में आएंगे। उसके बाद आपका कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप यानी एक्टिव ड्रग, थेरापीटिक प्रोसीजर, प्लेसेबो या कंपेरेटिव ड्रग। आप जो भी ड्रग आपके क्लिनिकल ट्रायल के लिए लेने वाले हो उसके सिवा की जो ड्रग है जो ऑलरेडी प्रूवन है, या फिर आप प्लेसेबो ले रहे हो तो वो सब आएगा, या किसी ड्रग को कंपैरिजन कर रहे हो आपकी ड्रग के साथ, नई ड्रग के साथ, तो वो होगा कंट्रोल ग्रुप। उसके बाद मैचिंग क्राइटेरिया ऑन द क्राइटेरिया ऑफ एज, सेक्स, रेस, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, ये सब आएगा मैचिंग क्राइटेरिया में। उसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ रिलेटेड टर्म्स, कट ऑफ वैल्यू विथ रेफरेंस, ये सब ऑपरेशनल, आप किस तरह ऑपरेट करने वाले हो आपकी स्टडी का, वो आएगा इसमें। स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, कोई एक्सरे मशीन या कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट छोटा मोटा, तो वो आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बताना है। सैंपल साइज, कितने पेशेंट लोगे, 30, 40, 50 हो। लेवल ऑफ CI, वो आपको बताना है कि आप कितने CI लेवल पे स्टडी कर रहे हो, 95 या 99, ये सब CI के बारे में आएगा। सैम्पलिंग टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज़ करने वाले हो, रेंडमाइजेशन, ब्लाइंडिंग करने वाले हो या नहीं, ये सब। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, किस मेथड से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, क्वालिटेटिव डाटा ले रहे हो, क्वांटिटेटिव डाटा, ये सब इसमें आएगा। स्टडी इंस्ट्रूमेंट, डाटा कलेक्शन टूल, यानी कि इंटरव्यू से ले रहे हो या फिर इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कर रहे हो, वो सब टूल्स में आएगा। प्लान फॉर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, कौन से स्टेटिस्टिक टेस्ट लगाने वाले हो, वो भी सब इसमें आएगा मटेरियल एंड मेथड में। और लास्ट में है ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। उसके बाद एक है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च, वो देखेंगे हम। ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट में ऑर्गेनाइज इन लॉजिकल सीक्वेंस, जो भी आपने फाइंडिंग्स आपको मिले उसको सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना है। यूज टेक्स्ट, टेबल एंड फिगर्स जुडिशियसली, साइड टेबल एंड फिगर इन टेक्स्ट, आपको जो भी रिजल्ट मिला उसको टेबल और फिगर में
लिखना है यहाँ पे या टेक्स्ट में लिखना है। रिपोर्ट नेगेटिव और अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग ऑल्सो, आपको जो भी नेगेटिव रिजल्ट मिलना वो भी आपको लिखना है। जैसे कि आप कोई दवाई दे रहे हो, उसके इफेक्ट या रिजल्ट तो मिला लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी मिले तो वो भी आपको मेंशन करना है। द सेम डाटा शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इन बोथ फिगर एंड टेबल एंड ग्राफिक फॉर्म्स। डाटा को एक ही डाटे को 2-3 बार प्रेजेंट नहीं करना। सिंपल डाटा में बी गिवन इन द टेक्स्ट इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ फिगर और टेबल। जो डाटा सिंपल है उसको आपको टेक्स्ट में लिखना है, ना कि उसके लिए भी टेबल और फिगर बनाना है। एवॉइड डिस्कशन एंड कंक्लूजन इन द रिजल्ट सेक्शन। रिजल्ट सेक्शन में आपको डिस्कशन और कंक्लूजन नहीं लिखना, उसके लिए अलग से दिया है। जो लास्ट वाला है वो शुड आंसर ऑल पॉइंट रेज इन मेथड्स। जो आपके ऑब्जेक्टिव और एम थे वो सब फुलफिल होने चाहिए इसमें। नो इंटरप्रिटेशन भी आपको रिजल्ट में नहीं लिखना, उसके लिए भी अलग दिया है। नो एडजेक्टिव, मोस्ट, सम, ऑफ्टन ऐसे यूज़ करने हैं, ऐसे यूज़ नहीं करने आप सबको। प्रोवाइड वैल्यू ऑफ पी, हाईली सिग्निफिकेंट, वेरी हाईली सिग्निफिकेंट, ये सब पी वैल्यू है वो आपको बताना है। 0.05, 0.01 या 0.001 ये सब आपको यहाँ पे बताना है पी वैल्यू कि कितना आपका पी वैल्यू मिला। उसके बाद ये लास्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च, किस तरह आप कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि हर कोई आपका जो ये रिजल्ट है, डाटा है, टेबल या चार्ट फॉर्म में उसको नहीं पढ़ पाता, तो आपको उसको एक शॉर्ट समराइज करके लिखना पड़ेगा और आपको क्या क्या मिला वो भी लिखना पड़ेगा। तो वो आपको बताना है डिस्कशन और कंक्लूजन में। रिलेट रिजल्ट टू हाइपोथेसिस, स्टेट द मेजर फाइंडिंग फर्स्ट। आपको जो जो आपका मेजर फाइंडिंग्स मिले वो फर्स्ट लिखना है इसमें। स्टेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टडी, डिस्क्राइब योर रिजल्ट इन द लाइट ऑफ प्रीवियस वर्क, इंडिकेट इम्प्लीकेशन फॉर द फ्यूचर रिसर्च। आपको कुछ सजेशन भी देने हैं फ्यूचर रिसर्च के लिए डिस्कशन में। न्यू हाइपोथेसिस और रिकमेंडेशन कैन बी पुट फॉर, नए नए हाइपोथेसिस भी आप दे सकते हो डिस्कशन में। डू नॉट रिपीट द रिजल्ट को डिस्कशन में आपको रिपीट नहीं करना। दिस सेक्शन शुड डील विद द इंटरप्रिटेशन रादर देन द रिकेपिटेशन ऑफ रिजल्ट। इसको रिपीट नहीं करना रिजल्ट को, यहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन और डिस्कशन लिखना है और जो कंक्लूजन आना वो भी इधर डिस्कशन के बाद लास्ट में लिखना है 6-7 लाइन में। ज़्यादा कंक्लूजन में 6-7 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखा जाता। तो ये हो गया हमारी रिसर्च प्रोसेस। उसके स्टेप्स याद रखना, एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा। उसके पहले हम देख लेते व्हाट इज़ द रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग इज द स्टैंडर्डाइज वे ऑफ एक्नोलॉजिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज टू अवॉइड प्लेगरिज्म। तो हमने कहीं से कुछ लिया है तो उसको रेफरेंस बताने के लिए जो सिस्टम यूज़ होती है उसको बोलते हैं रेफरेंसिंग, और वो प्लेगरिज्म अवॉइड करने के लिए यूज़ होती है। प्लेगरिज्म यानी चोरी या कॉपी, आपके डाटा को कोई कॉपी करता है उससे बचाने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए रेफरेंस डालना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रिसर्च वर्क में। उसके टाइप से दो आप याद रखना, वैंकूवर एंड हार्वर्ड, ये दो टाइप से रेफरेंसिंग के, तो वो आपको याद रखने, वैंकूवर और हार्वर्ड। उसमें भी जो वैंकूवर है उसके साइड में उसका एक दूसरा नाम है वो लिख लेना, ब्रिटिश सिस्टम। वैंकूवर को ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं और ब्रिटिश स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। तीसरा उसका एक नाम है ऑथर नंबर सिस्टम, जैसे कि उसमें ऑथर का नाम और पीछे उसका नाम और नंबर एक लिखा जाता है। जैसे कि चरक संहिता का 10 चैप्टर या चरक संहिता 1, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कोई स्मिथ नाम का साइंटिस्ट है, उसने कुछ रिसर्च किया तो स्मिथ 1 ऐसे, तो वो सिस्टम है वैंकूवर। उसको नंबरिंग रेफरेंसिंग स्टाइल कहा जाता है और कॉमनली यूज़ होती है हमारे आयुर्वेद और कोई भी मेडिसिन के फील्ड में ये यूज़ होती है वैंकूवर सिस्टम। नंबरिंग रेफरेंसिंग स्टाइल, इसको इस तरह भी याद रख सकते हो आप। उसमें जो नंबर होते हैं उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है या फिर सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। आपने देखा होगा आर्टिकल में जो नंबर होते हैं रेफरेंस के ऐसे ऊपर लिखे होते छोटे से, तो उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद दूसरा है हार्वर्ड सिस्टम। तो हार्वर्ड सिस्टम है उसको ऑथर डेट स्टाइल भी कहा जाता है। उसमें ऑथर का नाम लिखा जाता है और बाद में डेट लिखी जाती है, जैसे कि स्मिथ 2010 पेज नंबर 1। तो जो स्मिथ नाम का साइंटिस्ट है उसने 2010 में रिसर्च किया था और जो बुक हुई उसमें जो बुक होती है उसका पेज नंबर 1 में उसका
रेफरेंस दिया हुआ है और वहाँ से ये रेफरेंस हमने लिया है। तो वैंकूवर और हार्वर्ड दो मेन टाइप है रेफरेंसिंग के जो हमारे मेडिकल फील्ड में यूज़ होते हैं। उसके सिवा APA, MLA, शिकागो ये सब है जो हमारे काम के नहीं है, आप एक बार जस्ट उसको देख लेना। तो ये हो गया हमारा आज के 3 टॉपिक। तो हमने क्या क्या देखा एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ क्लिनिकल ट्रायल देखे जिसमें फेज़ देखे। फेज़ 0 को ह्यूमन माइक्रोडोजिंग कहते हैं जो मैंने आपको आगे बताया। उसके बाद फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4, तो वो सब इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको नंबर ऑफ वॉलेंट्री और आउटकम क्या है वो याद रखना है। उसके बाद रिसर्च प्रोसेस देखा। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मटेरियल एंड मेथड, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, और उसके बाद लास्ट में मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च। तो ये सब सीक्वेंस में आप याद रख लेना कुछ भी ट्रिक बना के, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको सीक्वेंस में लगा सको। और उसके अंडर में भी जो मैंने IMP और इम्पोर्टेंट बोला है वो याद रख लेना। उसके बाद तीसरा जो है रेफरेंसिंग स्टाइल, जिसमें 2 देखे टाइप्स उसके, वैंकूवर और हार्वर्ड। तो ये नाम याद रखना। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।